जमहूरी निजाम में जो असली हल है वो सियासत में ही है। आप किसी गलतफहमी में ना रहें। अगर सियासत में हल ना होता तो आरएसएस जैसी मजबूत तंजीम को अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी ना बनानी पड़ती। आपको वो कहूंगा जो मौजू है। जब मैं 2007 में प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट बना और 23 दिन तक मुझे हज करने की सआदत हासिल हुई, वहाँ पे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग थे, साथ में एक बुजुर्ग हमारे डॉक्टर शफीक रहमान बर्क साहब भी थे, लेकिन एक और उसमें थे जो ईटी बशीर साहब उस जमाने में एमएलए हुआ करते थे और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने उनसे पूछा कि आखिर केरला में आपने किस तरह से अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट किया, वो कौन सी सूरत अपनाई आपने कि जिससे आपके हालात बेहतर हो गए। क्योंकि तब भी मेरा जहन जो था वो सोशल था। मैं ये समझता था कि समाजी खिदमत के थ्रू मुल्की खिदमत और कौम की खिदमत की जा सकती है, लेकिन ये मुझे कहीं से सिरा हाथ नहीं आ रहा था कि आखिर की कैसे जा सकती, उसके तरीक़ेकार क्या होंगे। तो उन्होंने मुझे केरला का पूरा डिटेल समझाया कि आखिर किस तरह से समाजी तंजीमों ने, मजहबी तंजीमों ने, तालीम के मैदान पर काम करने वाली तंजीमों ने वहाँ की सियासी जमात को मजबूत किया और फिर उन्होंने अपने मामलात को बेहतर किया। ये भी उन्होंने मुझे बताया कि जमहूरी निजाम में जो असली हल है वो सियासत में ही है। आप किसी गलतफहमी में ना रहें। अगर सियासत में हल ना होता तो आरएसएस जैसी मजबूत तंजीम को अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी ना बनानी पड़ती। तो बीजेपी इसलिए बनी चूंकि वो बाकायदा एक प्लेयर है इस जमहूरी निजाम की। तो अब आपको भी यहां जिस वजह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस जुल्म की या ऐलान जंग की या संगीनी की जो बात बार बार कही जा रही है, और मैं भी इस बात को दोहराता हूं कि हालात तशवीशनाक है, लेकिन इसका हल भी हमें ही निकालना है। चाहे वो नस्लकुशी तक आ गए वो हालात, अल्लाह ना करे अगर नस्लकुशी भी हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद भी हमारे पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है, उसके बाद भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। उस प्लानिंग को करने के लिए, उस मंसूबे को करने के लिए इस तरह के ग्रुप की जरूरत है, चाहे वो एक हो, दो हो, चार हो। एक ग्रुप इससे पहले भी एक तश्कील हुआ है और उसकी नुमाया खिदमत, अलबत्ता मैं उनसे एग्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनकी कोशिशों और काविशों को सराहता हूं। जैसे एम्पायर नाम है उसका, वो कौन पैटर्नेज कर रहा है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन जमीन पर काम करने की सख्त जरूरत है। जो आपकी तजावीज़ हैं जो मैंने इसमें पढ़ी हैं वो काबिल सताइश हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे हमारे माशरे में औरतों के मसाइल भी जो है मर्द बयान करते हैं, उनके हल भी मर्द बयान करते हैं। हम अपनी औरतों को मौका ही नहीं देते कि वो अपनी मसाइल बयान करके उनका हल भी पेश करें। इसी तरीके से ये जो समाजी जो कारकुन हैं या समाजी जो खिदमत हैं, इनके मसाइल और इन पे काम भी समाजी लोग ही करें, वो सियासी ना करें। चूंकि सियासत का एक अलग नहज है, अलग तरीका है। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसे खलत मलत कर देते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि उसका कोई आउटकम नहीं आता। आप बताइए 125 साल पुरानी जमात आरएसएस, उसमें तकसीम क्यों नहीं हुई? हमारी कितनी जमीयतों में तकसीम हो गई, कितनी मजहबी तंजीमों में तकसीम हो गई। उसकी वजह यह है कि वो अपने नस्बुलैन से नहीं हटे। उन्होंने जो तय किया, चाहे वो अल्लामा मशरिकी की जो तहरीक खाकसार थी उसके बदल में, उसके मुकाबले में ये आरएसएस तय हुई थी। अल्लामा मशरिकी तो पता ही नहीं कहाँ चले गए, लेकिन आरएसएस आज रूल कर रही है और दुनिया में सबसे बड़ी जमात कहलाती है। तो मेरी आपको इस फोरम पे ये मुद्दवाना दरख्वास्त है अपने बुजुर्गों से और अपने जो भी सीनियर इसके जो कारकुनान हैं उनसे दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते आप जिस मकसद के लिए इसको बना रहे हैं उस मकसद पे आप कायम रहिए। जैसे बर्क साहब ने कहा कि तमाम अमाल आपकी नीयत पे मुनस्सिर है, उनका नतीजा आपकी नीयत से आता है, तो अपनी नीयतों को भी साफ रखिए, भटकिए नहीं। लीडरशिप का जो बहरान आता है उसको सॉल्व करने का भी एक मैकेनिज्म डालिए। चूंकि लीडरशिप का बहरान आना भी फितरी है, लेकिन अगर उसका आप कोई मैकेनिज्म बना देंगे तो उससे आप बच जाएंगे।
और आखिरी बात ये कि इसी जगह पर मैंने इसी माइक से जब आम आदमी पार्टी बन रही थी तो इंडियन रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स बनाया था, रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स, और कुरान पाक के साथ लपेटकर मैंने उनको पेश किया था। लेकिन उनका जब काम निकल गया तो उन्होंने उसका एक लफ्ज नहीं छुआ। दूसरी बात, 2019 में उन्होंने फिर मेरी जरूरत पड़ी, फिर उन्होंने कहा कि हमें इंडियन जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम से मिलना है। फिर वो दिल्ली का वजीर आला ने मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा कि भाई आप 250 स्कूल तेलंगाना की तर्ज पर दिल्ली में भी बनाइए। उन्होंने वक्त से पहले हाँ कर ली, और हाँ करने के जब उनका वक्त था चुनाव का, उन्होंने हाँ कर ली। उसके बाद जब वो गए और उन्होंने उसको नहीं माना, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मामला दो तरफा है। ठीक है, बहुत दुतरफा ये है कि समाजी कारकुनान को अपनी क़यादत डेवलप करने की तरफ भी राग़िब होना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और इत्मीनान से सुना। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।